क्यों है ये अच्छा? फोर्थ क्वेश्चन है, लेट जी, मतलब आसान है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, लेट जी रेस्पेक्टिवली एच, जी और एच दो क्या है, बी और सीलो टू सब ग्रुप, जी सीलो टू सब ग्रुप है, एंड रेस्पेक्टिवली एच क्या है, 7 सीलो सब ग्रुप, 7 SHG ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S17। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो। S17 आपके पास क्या होता है, S17 का ऑर्डर है आपका 7 फैक्टोरियल। ओके, डॉट 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 2 1। ओके, सो मैं S17 के ऑर्डर को क्या लिख सकता हूँ, उसकी आवश्यकता है अभी। क्या पूछा है, सीलो 2 SHG का ऑर्डर पूछा है। देखो, द ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2 टू द पावर 15। तो मुझे ये देखना है कि 2 की कौन क्या मैक्सिमम पावर है जो S17 को डिवाइड करती है। तो 2 की मैक्सिमम पावर काउंट करके मैं लिख देता हूँ। मैं मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। हाँ, 2 की मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो 4 यहाँ पे आया, ठीक है, ध्यान देना। 4 15 में कुछ होता नहीं, 14 में एक होती है, एक पावर होती है, 2 की टोटल पावर ऐड कर रहा हूँ। फिर 12 में कितनी होती है, 2 पावर होती है, क्योंकि 4 इंटू 3। फिर 10 में कितनी होती है, केवल एक पावर होती है। ध्यान देना, पावर से ऐड कर रहा हूँ। हाँ, 2 की पावर 1 होती है 10 में। 8 में कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है। 6 में 1 होती है ओनली। फिर 4 की बारी आई, 2 होती है। फिर 2 की आती है, 1 होती है। टोटल एडिशन कितना आया, 5 2 7 1 8 3 11 4 15। तो मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि ये। अब आप बताओ अगर ये गलत है तो। ठीक है, 2 की पावर 15 एंड मैं 7 की भी मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। 7 की मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करना तो बहुत आसान है। एक तो 7 पे है और एक 14 पर है, तो 7 की पावर 2, और तो कहीं है नहीं। 3 हाँ, 3 3 ये क्या 3? 2 आएगी 7 की पावर नेक्स्ट। हाँ, 7 की पावर 2, तो आसान है ना। एक 14 में एक पावर है एंड 7 में है एक पावर। तो के जीसीडी ऑफ के कॉमा 7 1 है, जीसीडी ऑफ के कॉमा 7 1 है, जीसीडी ऑफ के कॉमा 2 1 है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, सो we see that order of CeLO to SSG is 2 to the power 70. Okay, and order of H is 15. हाँ 2 raised to power 15. 15, sorry, 2 to the power 15, and order of H is 7 square. तो the order of G is 2 to the power 15, पहला वाला ऑप्शन सही है। H is abelian, yes, आइसोमॉर्फिक टू H क्या हो जाएगा, प्राइम स्क्वायर है। देखो, प्राइम स्क्वायर का ग्रुप क्या होता है हमेशा, जिसका ऑर्डर प्राइम स्क्वायर हो। सो H is abelian। ओके, तो दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, एंड द जी हैज अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z8 क्रॉस Z8। तो अब आपके क्या विचार है इस पर, यही तो है अच्छा, कौन बताएगा। जी, जी माने सीलो पी सब ग्रुप है। हाँ, सीलो 2 सब ग्रुप है, उसके अंदर Z8 क्रॉस Z8 का सब ग्रुप होगा ही होगा, बोला है। होगा या नहीं होगा पूछा है, हाँ आपसे, होगा या होगा नहीं बोला है। तो आप ये ना समझ लो कि कहीं सही है। कैसे करें? सर मेरा एग्जाम्पल ठीक था? तुम्हारा एग्जाम्पल क्या था, नहीं था ठीक वो। D4 जो तुम कह रही थी वो। हाँ। सो तुम ऐसे सोचो, सबसे पहले सोचो कि डज S17 कंटेन Z8 क्रॉस Z8, सबसे पहला काम। क्योंकि अगर ये जी का सब ग्रुप है, जी के पास कोई आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होगा, तो वो फिर S17 का भी तो सब ग्रुप होगा ना। तो फर्स्ट थिंक कि S17 हैज अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z8 क्रॉस Z8। बोलो। सर 8 साइकिल का लेंगे तो फिर उसका ऑर्डर तो मतलब वो तो आइसोमॉर्फिक होगा ना।
isomorphic to Z8 cross Z modulo 8Z Z modulo 8Z. The answer is yes. Why? आपको बता दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा और दूसरा क्या लेंगे, टाउ। क्या लेंगे, टाउ। अब आपको पता ही है क्या लेना है, 9 10 कॉमा क्यों लगाने पड़ रहे हैं आप समझ गए होंगे, 11 12 13 14 16। देखो सबसे पहली बात कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, 15 भी। अच्छा क्या 15, हाँ चलो 15 भी आएगा, भूल गया हमें लिखना। हाँ सो सबसे पहले ये बात किसको समझ में आ गई कि आइडेंटिटी है ओनली। पक्का समझ में आ गई। देखो क्यों है आइडेंटिटी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है, इस सिग्मा स्क्वायर डॉट 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 सिग्मा की पावर 7 तक, इसने केवल मूव कौन से एलिमेंट करने हैं, ये वाले एलिमेंट मूव करने हैं, है ना। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, यस सर। राइट। हाँ हाँ तो यस सर। ये जो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा क्यूब है, ये सारे सिग्मा की पावर 7 है, इन्हीं एलिमेंट को मूव करेगा और इन सबको फिक्स करेगा, राइट। और ये क्या करेगा, इनको मूव करेगा, उन सबको फिक्स करेगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना डिसजॉइंट होंगे करके, मतलब कोई भी पावर्स एक नहीं हो सकती। क्लियर? आप ऐसे सोच लेना घर में, मतलब थोड़ा सा करके देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर करके देख लेना, तो आप देखोगे यहाँ 1 2 3 से लेकर 8 तक मूव हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई फिक्स नहीं होगा किसी पावर में, हो सकता है, लेकिन ये सारे फिक्स हैं तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे वो किसी भी पावर में, ठीक है। तो ये करो। अब आप मुझे बताओ कि इस दोनों का प्रोडक्ट, अगर हम इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, क्या नाम रखें इसका, के रख देते हैं, इसका ऑर्डर बताओ। चलो 64। 64, राइट। अब मुझे ये बताओ कि के इज आइसोमॉर्फिक टू, Z8 क्रॉस Z8। राइट, जेड मॉडुलो 8Z क्रॉस जेड मॉडुलो 8Z। सबको दिखाई दे रहा है ना क्यों है इसके आइसोमॉर्फिक। तो 8 ऑर्डर का ये क्या है, के इज द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8, ये भी तो वही है। सारे साइकिल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, जेड मॉडुलो 8Z। तो इट मींस S17 contains a subgroup isomorphic to this, right? But recall the Silo-Secant theorem. What does that say? वो क्या कहती है कि any p subgroup, order क्या है, order of k is order of k is 2 to the power 4, so it is 2 subgroup। p group जानते हो ना, p subgroup माने जिसकी p to the power something फॉर्म का होता है। ये सीलो पी सब ग्रुप है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीलो टू सब ग्रुप है। तो बाई सीलो सेकंड थ्योरम, अब देखो सीलो सेकंड थ्योरम बच्चे, सर 2 to the power 6। 2 to the power 6, ठीक, सॉरी। तो इट इज सो इट इज 2 सब ग्रुप। हाँ 2 सब ग्रुप बोला है हमने, सीलो 2 सब ग्रुप नहीं बोला है, ध्यान देना। 2 सब ग्रुप माने इसकी 2 to the power r फॉर्म का इसका ऑर्डर है। तो बाई सीलो सेकंड थ्योरम, अब यहाँ पे तुमने सीलो सेकंड थ्योरम भांतियन करना में पढ़ोगे तो क्या बोलेगा कि एनी 2 सीलो सब ग्रुप्स आर कंजुगेट, एंड गैलियन में पढ़ोगे तो क्या बोलेगा कि एनी पी सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन सम सीलो पी सब ग्रुप। मतलब समझे कि जैसे आपके पास कोई ग्रुप है, मैं समझा देता हूं, आपके पास कोई ग्रुप है, उसके ऑर्डर है p to the power r into m फॉर्म का,
ठीक है, तो सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, p टू द पावर है, ये p टू द पावर मैक्सिमम पावर है, हाँ यहाँ पे। तो कोई भी अगर आपके पास p टू द पावर k फॉर्म का कोई सब ग्रुप आपका मिलता है जी का, वो किसी न किसी सीलो सब ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। ओके, बाय सीलो सेकंड थ्योरम k is contained in some सीलो टू सब ग्रुप। अब लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि जो आपने जी फिक्स किया है, उसने बोला है कि जी बी अ सीलो टू सब ग्रुप। हमें यहां से पता चला कि के किसी सीलो सब, नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप बहुत सारे होंगे, 1 + 2 टू द पावर के फॉर्म के, जहां वो क्या करेगा 17 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि किसी तो सीलो टू सब ग्रुप में होगा। एंड एक मजे की बात, और ऑल सीलो सब ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, पता है ना सबको। ये भी कहां से फॉलो होता है, बाई सीलो सेकंड थ्योरम, कंजुगेट होते हैं सारे। अगर कोई सीलो सब ग्रुप दे दिए जाए आपको एच और के, वो क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे होते हैं ना। और इसका मतलब जो दूसरा होता है वो इसी फॉर्म का होता है। तो सारे कंजुगेट तो आइसोमॉर्फिक होते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होती है, एच को कहां सेंड करो, जी एच जी इनवर्स पर, सिंपल। ऑल सीलो सब p subgroups are isomorphic because they are conjugate, ठीक है, इस बात को पकड़ लें, हाँ ठीक है। तो केज कंटेंट इन सब सीलो 2SHG से, इसका नाम मैं रख देता हूं से m, ओके। तो इसका मतलब बट ऑल सीलो subgroups are isomorphic, okay. So k contained in G, we have k contained in M, and M is isomorphic to G. तो क्या होगा, G contains a isomorphic copy of K. That is क्या, Z मॉडुलो 8Z क्रॉस Z मॉडुलो 8Z। समझ में आया ना। बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया कि S17 के पास कोई सब ग्रुप है भी, Z8 क्रॉस Z8 का आइसोमॉर्फिक हमें मिला, तो वो किसी न किसी सीलो 2SHG में होने चाहिए, ठीक है। मान लो उसका नाम M है, तो कोई सीलो 2SHG M एक सब ग्रुप कंटेन करता है जो Z8 क्रॉस Z8 के आइसोमॉर्फिक है। तो क्योंकि सारे सीलो 2SHG आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो सबके पास वही प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब हर कोई सीलो 2SHG क्या करेंगे, Z मॉडुलो 8Z क्रॉस Z मॉडुलो 8Z के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप को कंटेन करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला ही कंटेन होगा सब में, हाँ ये ध्यान रखना, इसके आइसोमॉर्फिक होगा, कंटेन होगा। समझ में आ रही है बात। तो ओवरऑल हमारा ये वाला सही होगा कि G हैज अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z क्रॉस 8Z क्रॉस Z क्रॉस 8Z। अब D वाला ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, कि इफ सिग्मा इन S17 हैज ऑर्डर 4 देन इट इज अ 4 साइकिल। ये बहुत आसान है और आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, और ये गलत है, सब बच्चे कर लेंगे ना। जिसका ऑर्डर 4 हो 4 साइकिल ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में भी आ गया होगा, बता ही दो आप, जब आ ही गया तो चलो एक 4 ऑर्डर का बताओ। 4 साइकिल, 2 साइकिल, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर भी कितना है, 4, ठीक। चलो, तो ये ऑप्शन सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम पांचवें। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा है किसके बारे में, चलिए लीनियर अलजेब्रा से है पांचवा ऑप्शन क्वेश्चन। पांचवा कहता है कि लेट p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बी अ प्राइम नंबर एंड v बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर fp। fp के ऊपर है वेक्टर स्पेस। लेट t v2 v be a linear transformation which of the following, select all the true statements from the below।
ओके, सो टी हैज एन आइगन वैल्यू इन एफपी, तो क्या विचार है? आइगन वैल्यू होगी हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जेड मान लो एफ Z3 ले लो आराम से, Z3 में अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू होती है? देखो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। हाँ यस यस, हाँ, Z3 में कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल अगर ढूंढ ले तो फिर तो नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, राइट, सही बोला। अगर कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल वो लेगी तो उस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के कोई रूट नहीं होगा ना एफपी में, ठीक, एफपी में कोई भी रूट नहीं होगा, तो उस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल वाली एक मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, और वो आप बना सकते हो, आप जानते हो, अभी बनाओगे आप, तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा एफपी में, ठीक है, तो कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी, तो एन को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हर एफपी जो फील्ड होता है ना, तो उसमें हर डिग्री की इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, किसी भी एफपी में, ठीक है, हर डिग्री की। अब हमें तो यहाँ गलत करना है तो एक ही से हो जाएगा काम, ठीक है, तो इन जनरल लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो पहले आपको सिंपली बता देता हूँ, पिक एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। बताओ तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑर्डर 2 की। सर x² प्लस 2x प्लस 2। पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इन Z3 ओवर Z3, क्या बोला तुमने? x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2, हाँ। पक्का इरेड्यूसिबल है? मैंने तो बच्चों है पक्का? 0 और 1 तो इसके रूट नहीं है, 2 भी नहीं है इसका रूट, तो दोनों यस सर। हाँ नहीं है, तो इरेड्यूसिबल है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, उसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया है, समझ गए ना कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को? टी एक्स गोज टू ए एक्स, ये v को हम आइसोमॉर्फिक ले सकते हैं एफ एन के, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर एन डायमेंशनल होगा तो आइसोमॉर्फिक तो एफ एन ही होगा ये, ओके, समझ में आई बात? तो ए बताओ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनकर ये आए, डिटरमिनेंट 2 लानी है, ट्रेस 2 लाना है, 1 1 यहाँ पुट करो। अब डिटरमिनेंट 2 कैसे कंपेनियन लाना? मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स से बना लो, कैरेक्टरिस्टिक दिए कंपेनियन से बना लो। वो इन जनरल में करेंगे, अभी सिंपल इससे बना लो, हाथ से ही बना लो, अभी कंपेनी बाद में जाते हैं। तो 1 1 2 आ गया ना डिटरमिनेंट, और ट्रेस भी 2 आ गया, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, F2 से F2 क्या होगा? Tx इक्वल टू, हाँ सर माइनस मैट्रिक्स में -1 -1 माइनस क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा ट्रेस यहाँ पर सर ट्रेस में डायगोनल पे -1 होगा ना। ठीक है, तुम लोग बना, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। 1 1 ट्रेस माइनस का निगेटिव होना चाहिए, ये बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो? हाँ -1 सर। यस सर। ठीक है यस करता हूँ। सर। तो -1 का मतलब 2 2 आ गया, ठीक है, 2 2 नहीं तो 2 ही तो आएगा, -1 प्लस करता हूँ मेरे को। तो हमको -2 लाना है ना ट्रेस, यानी कि ट्रेस 1 लाना है, तो 1 0 कर दो। डिटरमिनेंट कितनी लानी है? 0 1 1 0। रुक जाओ भाई, थोड़ा वो करो सबर, ठीक है। अब डिटरमिनेंट लानी है हमको 2, ठीक है,
तो माइनस का 1, दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये तो गलत हो रहा है, 2, लो हो सर गया, 2 -1 सही तो है, -1, ठीक है, सर राइट, ट्रेस तो -2 होना चाहिए ना। ट्रेस -2 ही तो हो रहा है, फिर 1 है यहाँ पे तो। 1 इक्वल टू -2 ना, ओवर Z3 है ना। ओके ओके ओके। तुम -2 ही रख दो आपने अगर इच्छा है तो। देखो इसमें लेकिन एक हाँ ठीक है सही आ रहा है, तो हैज नो आइगन वैल्यू, ठीक है ना। इन जनरल कैसे करोगे, इन जनरल भी आप बना सकते हो सेम को लेके, हाँ, कि एफपी ले लो और कोई n डिग्री की इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लो उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर कंपेनियन मैट्रिक्स बना दो, कंपेनियन मैट्रिक्स की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो वाली इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी, उसका कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि गलत करना था तो एक एग्जांपल इनफ था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले में, अब है ना मजेदार, इफ t की पावर p minus 1 equal to I, then the minimal polynomial of t, बताओ आप, सही है या गलत है। t has distinct roots in fp, इन fp बोला है, हाँ, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है उसका कि fp में ही ब्रेक भी होगी ये पॉलिनोमियल, नहीं, कहने का मतलब है कि जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे fp में, ये मतलब है। चलो, तो क्या विचार है आपके, कैसे पता चलेगा ना रूट का, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो x की पावर p minus 1 annihilates p। सबसे पहले ये बताओ कि सबको पता है ना कि अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट n रूट्स हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, ये सबको पता है, राइट, ये सबको पता है, ओके। तो सब फोन चार्ज लगाना है, ओके। सो ये सबको पता है, तो देखो एनिहिलेट्स टी को एनिहिलेट करती है। सबसे पहले इसके कितने रूट हैं, फिर आप एफपी में आप बताओ, इसके सारे रूट एफपी में हैं। Recall that fp star is, पूरा करो इसको, fp star is, हाँ, साइक्लिक, सो ऑफ ऑर्डर p-1। हाँ, सो एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई करेगा बताओ, fx। हाँ, तो क्या सेटिस्फाई, हाँ, fx, राइट, fx इक्वल टू 0। तो सारे रूट डिस्टिंक्ट है, उससे ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते, ऑल p-1 रूट्स ऑफ fx, ऐसे लिखूंगा, सो मिनिमल पॉलिनोमियल, रेदर मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स fx, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल यही थोड़ी होगी ना, मिनिमल पॉलिनोमियल तो डिवाइड करेगी fx को। सो fx है डिस्टिंक्ट रूट्स इन fp, समझ गए ना आप। fp स्टार के पास p-1 एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे रूट्स हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो fx के पास रिपीटेड रूट नहीं है, तो fx का जो डिवाइजर है उसके पास भी कोई रिपीटेड रूट नहीं होंगे। fx हैज डिस्टिंक्ट रूट्स इन fp, सो mx है, ओके। तो दूसरा वाला सही है। अब तीसरा वाला आप में से कौन कौन बता सकते हैं, वो हाथ खड़ा करें, कि इफ t कैन नॉट बी इक्वल टू i
and t to the power p minus 1 equal to I, then the characteristic polynomial of t has distinct roots in FP. मतलब हाथ खड़ा करो जो जो बता सकते हो। कि नमिता भौमिक बता सकती है। और भौमिक बताओ ये सही है या गलत? ट्रू है। और कौन बता सकता है? मिनिमल पॉलिनोमियल। हाँ कौन बोलो? फॉल्स होगा क्या? फॉल्स होगा क्या मतलब मुझसे पूछोगे या मुझे बताओगे? फिर ये पक्का कर लो है जी। मतलब लग गया। पूछना है, बताओ। फॉल्स है। जरूरी थोड़ी है। मिनिमल पॉलिनोमियल ये क्या है? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इससे भी बड़ी हो, x की पावर p माइनस 1 से भी बड़ी हो। ऐसे भी हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? राइट? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थोड़ी है। अगर आपको पता है कि ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है ये cx का कोई फैक्टर हो, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। तो और सिंपलेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या है कि टेक t इक्वल टू माइनस आई, है ना। p माइनस 1 इज इवन, क्योंकि p ऑड प्राइम है, p इज ऑड प्राइम, राइट। n को ले लेना आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, तो t की यहां से देखोगे तो माइनस आई की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ i देखोगे तो कितनी आती है? माइनस आई x प्लस 1 की पावर क्या आ रही है? एन p माइनस 1। क्या? राइट, x प्लस 1 की पावर, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिस्टिंक्ट रूट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तुम सोच रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है कैसे डिवाइड कर रही होगी इसको, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है डिवाइड करे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसको कैसे डिवाइड करेगी ये सोच रहे हो? ये x की पावर p माइनस 1, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x की पावर p माइनस 1। वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिवाइड थोड़ी करती है एनालिटिक पॉलिनोमियल को, है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल करती है। तो वैसे बाय द वे x की पावर p माइनस 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 की पावर p माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक p होती है ना इसलिए, ठीक है। तो इज इट क्लियर? नो डाउट्स, राइट? चलो ठीक है। सो डी ये गलत है। डी वाला क्या है? t की पावर p माइनस 1 इक्वल टू आई, देन t इज डायगोनलाइजेबल ओवर fp। इसको यस लो, यस, ये तो पहले ही हो चुका है ना। फ्रॉम सी t है मिनिमल पॉलिनोमियल है डिस्टिंक्ट रूट्स। फ्रॉम b मिनिमल पॉलिनोमियल हैज distinct roots all are in fp, right? So diagonalizable, ये डिस्टिंक्ट रूट वाला ओवर एनी फील्ड ट्रू है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो कोई डाउट है तो इसमें पूछो, मैं आज तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो, है ना। आज ऐसे लग रहा है कि कोई डाउट ही नहीं होगा तुमको। मैं अब ये शब्द में छोड़ भी देता हूँ कि कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि मुझे पूछता ही नहीं है कोई डाउट। बोलता हूँ सारे बच्चे से कोई डाउट आएगा तो बताना है लेक्चर, उन्हें डाउट ही नहीं आते हैं। इसका मतलब ये मुझे भरोसा हो गया है कि मैंने ऐसे पढ़ाया है कि डाउट नहीं आया है, नहीं तो कम से कम कोई तो पूछता। लेकिन मैं ऐसा आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि जानबूझ के पूछ लेना, डाउट नहीं है तो अच्छा है, अच्छी तो बात है ना, खुशी की बात है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ अच्छी तरीके से, मेरा पढ़ाया हुआ भी सार्थक है, ठीक है। तो लगभग बच्चे डाउट नहीं आते हैं बच्चों को, अच्छी बात है। सो अब ऐसा मत कर देना कि सर ने कल कहा था कि यार डाउट नहीं आ रहे हैं, डाउट ले जाया जाए, आप कुछ तो कहीं ना कहीं से ढूंढें और डाउट ले जाया जाए। चलिए हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए। लेट x be a subset of R cube. We say that x has property S if it contains at least 2 elements. ठीक है, x के पास प्रॉपर्टी S है, मतलब S प्रॉपर्टी क्या है? If it contains 2 elements and every Cauchy sequence in X has a limit point in X. ठीक है, Cauchy sequence का लिमिट पॉइंट माने Cauchy कन्वर्जेंट हो गई वो, ठीक है ना। कॉची सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, कोई कॉची सीक्वेंस है उसका कोई लिमिट पॉइंट है तो कोई सबसीक्वेंस उस पर जाएगी, और कोई भी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है कॉची सीक्वेंस की, तो कॉची सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। अभी बताता हूँ, डोंट वरी, जल्दी हो गया थोड़ा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। इफ एक्स हैज प्रॉपर्टी देन इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट। चलो पहला वाला ऑप्शन बताओ। कॉम्पैक्ट का मतलब आर क्यूब के वो सबसेट कॉम्पैक्ट होते हैं जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से रहे, क्या ये क्लोज्ड होगा? क्लोज, चलो दूसरे में पूछा है क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है एक्स कोई सेट है और उसके पास कम से कम 2 एलिमेंट है और हर कोई कॉची सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एक्स में ही है। इसका मतलब कोई भी कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट है। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके कैसे, वो मैं आपको बताऊं। देखो, अगर कोई कॉची सीक्वेंस है, मान लो एक्स है, उसका कोई लिमिट पॉइंट है एल, ठीक है, एल इज लिमिट पॉइंट, तो कोई सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, कोई सबसीक्वेंस होगी कॉची सीक्वेंस की जो कन्वर्ज टू एल होगी, लेकिन आपने देखो एक्सरसाइज करो, याद करो, रियलिसिस में की है ना एक्सरसाइज, वो सेम प्रूफ होगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के लिए सेम प्रूफ कि इफ यू हैव अ कॉची सीक्वेंस एंड इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट कन्वर्ट्स, राइट। तो ओवरऑल जो लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी? अंदर ही आ जाएगी। मतलब एल अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये क्लोज तो होगा। तो अब आप बताइए कि ये कॉम्पैक्ट होगा या नहीं। कॉम्पैक्ट का माने अनबाउंडेड तो नहीं है कहीं, ये अनबाउंडेड सबसेट बना सकते हो ऐसा आर क्यूब का जिसमें अगर कोई कॉची सीक्वेंस हो तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तुम ऐसी कोशिश करो, कोई अनबाउंडेड या ऐसा अनबाउंडेड बनाओ जिसके पास कोई कॉची सीक्वेंस ही नहीं है, बात खत्म। सेट को अनबाउंडेड बना दो और उसके पास कोई कॉची सीक्वेंस ही नहीं है, ऐसा बना दो, थोड़ा काम सरल हो जाएगा। आर क्यूब का अनबाउंडेड सेट बताओ ऐसा जिसके पास, सिंपली बहुत सिंपल है, देखो, टेक एक्स इक्वल टू R. आर। आर कैसे? एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट इन इट। हाँ अनबाउंडेड भी है, ठीक है, आर भी बना सकते हो, आर बना सकते हो, लेकिन आर का मतलब कैसा समझते हो ना तुम लोग? X 0 0. ये अनबाउंडेड है तो और सरल बना देते हैं। हाँ मतलब ए को मैं नेचुरल नंबर में रख देता हूँ, ठीक है, कोई कॉची सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है, तो लिमिट होने की बात ही नहीं करेंगे, सीधे अनबाउंडेड है और ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा एलिमेंट है, कोई भी कॉची सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट इसमें होगा, इसमें कोई कॉची सीक्वेंस ही नहीं है पहले की बात, ठीक है, होता तो होती, ठीक। सो स्टेटमेंट इज वैक्यूअसली ट्रू। हाँ नहीं तो आप आर रख सकते हो ऊपर से, ठीक है, तो कोई भी कॉची सीक्वेंस होगी तो वो यही कन्वर्ट कर जाएगी। ये अनबाउंडेड सेट है,
ठीक है, हैज प्रॉपर्टी S and unbounded. Unbounded means not compact. Okay, तो दूसरा वाला सर If- A00 हाँ A00 मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, थैंक यू। बी क्या है, इफ एक्स हैज प्रॉपर्टी एस देन इट मस्ट बी क्लोज, पक्का क्लोज्ड होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी एस है। तो देखते हैं, चलिए लेट एल कोई लिमिट पॉइंट है, ड्राइव सेट ऑफ ए, ठीक है, ड्राइव सेट ऑफ एक्स को ऐसे लिख देते हैं, हाँ, dx देयर एग्जिस्ट xn व्हिच इज कन्वर्स टू l, लेकिन ये xn सीक्वेंस क्या है, ट्रिपलेट्स की सीक्वेंस है, हाँ समझ गए कि पहला वाला पॉइंट इसका क्या होगा, एक ट्रिपल होगा, दूसरा वाला पॉइंट ये एक ट्रिपल होगा, टपल होगा, 3 टपल। तो as n tends to infinity there exists a sequence xn belongs in x such that, अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस जाएगी ना उस पर एक, है ना, xn इज कॉची, xn कन्वर्जेंट है तो कॉची भी होगी, इज कॉची ऑल्सो कॉची, xn इज कन्वर्जेंट सो कॉची। सो कॉची, अब ये कॉची सीक्वेंस है, इसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट है, एंड L is only limit point,